नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपने कहा था कि जो आपका आरआरसी ग्रुप डी है उसके बारे में स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। तो देखिए, पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आप 6000 व्यूज़ देते हैं तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो अभी आधा घंटा पहले 6000 व्यूज आए, तो मुझे लगा कि नहीं, आपने अपने जो वादे हैं वो फुलफ़िल किए, अब मुझे अपने वादे फुलफ़िल करनी होगी। तो यानी कि अब मुझे ये वीडियो में ये बताना है कि जो आरआरसी ग्रुप डी है जिसमें कि इतने सारे पद हैं, 1,03,769 पद हैं, उसमें आपका प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन एकदम से पक्का हो, ठीक है। क्योंकि बिना स्ट्रेटजी के साथ अगर आप सिर्फ लेबर करेंगे तो हो सकता है कि लेबर तो आप कर दें लेकिन आपका सिलेक्शन ना हो। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? तो सबसे पहले आपको तो ये पता है कि जो इसका सिलेबस है उसमें जनरल साइंस है, जीएस है, ठीक है। और जीएस की बात करें तो ये कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आपके मैथ्स हैं, मैथ्स कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? ये भी आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके जनरल साइंस की बात करें, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग की बात करें तो ये आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जीके या अब जीए आप इसको बोलें, यानी कि जनरल अवेयरनेस प्लस करेंट, ये आपके पूछे जाएंगे, 20 पूछे जाएंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़नी है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले देखिए कि ये आपका जो जीएस है यानी कि जनरल साइंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है इस एग्ज़ाम में। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर टीसीएस आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है तो अगर आपके एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट कराती है तो जीएस काफ़ी इम्पोर्टेंस रखेगा आपके लिए, क्योंकि ये आपके सिलेक्शन डिफाइनिंग टॉपिक है। क्योंकि जो मैथ्स होते हैं, मैथ्स आप अगर प्रीवियस कोई भी सेट देख लेंगे, मैथ्स अगर आप बच्चे लेवल से भी शुरू करेंगे और 3 महीने तक पढ़ेंगे तो मैथ्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 25 नंबर में आप अगर कितना भी कमज़ोर हैं, 3 महीने 4 महीने, अभी तो बहुत समय है, अगर मेहनत कर लेते हैं तो आपके 25 में से 20 तो जो एवरेज बच्चे हैं उनका हो जाएगा। और जो और भी मेहनत करेंगे उनका 25 में से 24 तो लगभग हो जाएगा। तो यानी कि ये आपके पोर्शन ग्रुप डी में चाहे टीसीएस कंडक्ट कराए चाहे तो कोई भी कंडक्ट कराए, जब टीसीएस का लेवल कुछ नहीं रहा मैथ्स में तो और भी जो एजेंसी है उसका तो और भी लेवल नीचे है। तो मैथ्स आपके 3-4 महीने में कवर हो जाएंगे। आप डेली, अगर आप कमज़ोर हैं तो आप 1 घंटा से 1.5 घंटा मैथ्स को देंगे, अगर आप एवरेज हैं तो 1 घंटा भी देंगे तो काम चल जाएगा। बात रही जीएस, जीएस कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्योंकि यही चीज़ें आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रुप डी में। क्योंकि देखिए, ग्रुप डी का जितने भी पोस्ट हैं आपके टेक्निकल पोस्ट हैं, ठीक है। ग्रुप डी के जितने भी पोस्ट हैं वो टेक्निकल पोस्ट हैं, तो इस वजह से साइंस का वेटेज आपका बढ़ गया है, ठीक है। तो साइंस को कैसे पढ़ना है? देखिए, साइंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं बताऊं कि आपको ये जो एनसीईआरटी है 6 to 10, एनसीईआरटी 6 to 10 को घोर के पी जाएं। अब घोर के पीने का मतलब ये है कि उसका लाइन बाई लाइन पढ़ें और जहाँ भी लगे कि ये क्वेश्चन बन सकता है उसको अपने नोटबुक में उतार लें, ठीक है। बात समझ में आई? जीएस पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ। जनरल साइंस 6ठा से 10वां तक के जो बुक है उसको उठाइए, 6ठा को सर्वप्रथम उठाइए, उसके बाद, यानी कि जनरल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, 1 से लेकर 14 चैप्टर या 12 चैप्टर ऐसे ही हर एक क्लास में होते हैं। एक एक पॉइंट लाइन बाई लाइन पढ़िए, कैसे आप पेपर पढ़ते हैं, लाइन बाई लाइन पढ़िए और जिस पॉइंट पे लगे कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको अपने कॉपी में उतार लीजिए। 6ठा का जो बुक है वो ख़त्म हो गया। फिर 7वां का जो बुक है, यानी कि 7th स्टैंडर्ड का जो बुक है, हिंदी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में भी मिल जाएगा, आपके जो बुक होता है फिजिकल रूप से वो भी मिल जाएगा। हालांकि बुक तो अभी खरीद नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारी दुकानें बंद हैं, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि जो एनसीईआरटी का पीडीएफ है उसमें कोई कॉपीराइट नहीं आता है, वो हर जगह अवेलेबल है। तो आप 7th का फिर बुक उठाएंगे, उसके बाद उसको थॉरोली पढ़ेंगे, जो भी पॉइंट आपको लगेगा कि ये पूछा जाना है वो आप नोटबुक में उतार लेंगे, ठीक है। आप अपने अनुसार देखिए,
मैं नोट्स बनाऊंगा तो उसमें मतलब कि हल्के भी रहेंगे, डिफ़िकल्ट भी रहेंगे। तो मेरे जो नोट्स होंगे, मैं जो आपको बताऊंगा उसमें सभी लेवल के क्वेश्चन होंगे। और आप अपना नोट्स बनाएंगे तो वो अपने लेवल का आप उसमें नोट्स बनाएंगे कि सपोज आपको ये पता है कि भागीरथी जो डैम है, ठीक है, भागीरथी नदी पे बनाया गया टिहरी डैम है, वो कहाँ पे है ये आपको पता है, तो ये आप नोटबुक में नहीं लिखेंगे क्योंकि वो आपको पता है। तो आपको जो नहीं पता है वही नोट करेंगे। तो इस तरह से अगर आप अपना नोट बनाएंगे तो काफ़ी वो बेनिफिशियल होगा। एग्ज़ाम में आपको रिवीजन करने में भी कम समय लगेगा, क्योंकि अगर किसी और का नोट्स पढ़ते हैं तो उसमें वो अपने अकॉर्डिंग बनाता है, तो उसके अनुसार आप पढ़ेंगे तो काफ़ी लेंदी भी हो सकता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आप अपने तरीके से नोट्स बनाएंगे तो आपको समझ में भी आएगा। तो इसी तरीके से छठा से 10वां तक के जनरल जो साइंस है, यानी कि साइंस की जो बुक है उसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, और उसके लास्ट में जो आंसर क्वेश्चन के लिए जो दिया रहता है उसको नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसके थ्योरी को पढ़ें, ठीक है। और जहाँ भी नहीं समझ में आए, जिस पॉइंट को आपको समझने में दिक्कत हो, आप यूट्यूब पे सर्च करें, गूगल पे सर्च करें, हर जगह उसका आंसर अवेलेबल है, विथ डिटेल एनालिसिस आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मेल कर देंगे, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया साइंस पढ़ने का तरीका। और साइंस काफ़ी आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है ग्रुप डी के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आपके कितने नंबर के हो गए? साइंस आपके 25 नंबर के हो जाएंगे। अगर आप इस तरह से जनरल साइंस को अगर एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपके साइंस के क्वेश्चन 20 तो एग्जैक्टली होंगे, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि ये तो मेरे नोटबुक से आए हुए हैं, ठीक है। अगर आप नोटबुक ऐसा बनाते हैं तो 20 नंबर इससे आ जाएंगे। और अगर आप एवरेज लड़का हैं तो 20 से 22 तो आप मैथ से ही ले आएंगे। तो यानी कि आपको मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इस तरह से पढ़ते हैं तो 40 नंबर तो ये दोनों आपको सब्जेक्ट, यानी कि 50 में आपको 50 में 40 आ जाएगा, 50 में 40 नंबर तो इन दोनों सब्जेक्ट से आ जाएगा। और आपको सिलेक्शन के लिए मैं बताऊं 60 नंबर सफिशिएंट है, जिस तरह से वैकेंसी है ना, 60 नंबर सफिशिएंट है, ठीक है। और 60 नंबर लाने के लिए अब आपके पास 50 नंबर में 20 नंबर लाना है, ठीक है, 20 नंबर लाना है। अगर आप श्योर होना चाहते हैं कि पक्का गारंटी हमको सिलेक्शन लेना है तो 50 में अगर 25 ले आते हैं, यानी कि इस 50 में जो कि कौन सा पार्ट है, रीजनिंग वाला पार्ट है, और कौन सा पार्ट है, करंट वाला पार्ट है। तो रीजनिंग में ही आप देखेंगे कि रीजनिंग आपके 30 नंबर के बचे हुए हैं। 30 नंबर में कितना भी मतलब कि थोड़ा सा रीजनिंग का स्टैंडर्ड रखता है, जो आपके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, तो मान लो ये 5 वाले हैं, ये 5 नंबर के होंगे, साइलोलिज्म मिला के ये 7 नंबर के, यानी कि आपके पास फिर भी 23 नंबर के जो रीजनिंग है वो हलवा पूछे जाएंगे। 23 नंबर, 30 में 7 तो आपको फंसाएंगे ही फंसाएंगे, ठीक है, लेकिन 23 तो आपके लिए हलवा। अब 23 में 3 गलत भी हो जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, 20 तो हम कर सकते हैं। यानी कि रीजनिंग में 30 में 20 तो हमारा एग्जैक्ट रखा हुआ है, यानी कि अब 60 हमारा नंबर आ गया। अब श्योर होना चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा ही होगा, तो यानी कि आप अगर 65 ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इसके लिए आपके पास फिर भी 20 नंबर का बचा हुआ है क्वेश्चन, 20 नंबर का, जो कि आपके करेंट होंगे। और जीए मतलब कि जनरल अवेयरनेस, जैसे भारत का राष्ट्रपति का जो मतलब कि सैलरी है वो कितना है, इस तरह के जो क्वेश्चन एक दो को पूछे जा सकते हैं कि पूरी जो है जो तीर्थ स्थान है वो कहाँ पे है, इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें मुझे लग रहा है अगर इसमें से 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन, सपोज 8 क्वेश्चन मान लेते हैं जो कि स्टैटिक जीके के पूछे जाएंगे, उसमें से कितना भी गिरे पड़े रहेंगे तो 4 तो कर ही लेंगे। 4 भी नहीं करेंगे तो भाई तो मुश्किल है, 4 तो कर ही लेंगे। अब आपके सपोज 10 से 12 करेंट अफेयर हो जाएंगे, 10 से 12 आपके करेंट अफेयर्स हो जाएंगे। करेंट अफेयर्स में भी ऐसा एकदम से 30 मार्क हाँ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। करेंट अफेयर जो 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सपोज आपके 12 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के पूछे गए, तो 12 क्वेश्चन में जो आपके 8 क्वेश्चन होंगे, जो 12 क्वेश्चन में जो 8 क्वेश्चन होंगे ऐसे करेंट पूछे जाएंगे जो कि आम जनता को पता होता है। जैसे हाल ही में जो इलेक्शन हुआ, इस तरह से पूछे जाएंगे। उड़ीसा का इलेक्शन हुआ, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें कौन सी पार्टी जीती। अब ऐसे न्यूज अगर आपको नहीं पता है तो मुश्किल है। या हाल ही में जो आईपीएल हुआ उसका विजेता कौन है, तो इस तरह के करेंट पूछे जाते हैं। 12 में आपके 8
क्वेश्चन ऐसे ही करंट के रहेंगे जो कि आप नहीं भी पढ़ेंगे ना, इधर उधर सिर्फ टीवी वगैरह मोबाइल वगैरह चलाते होंगे, वो आपको करा देगा 8 क्वेश्चन। हाँ, 4 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि विंबलडन का विजेता कौन है, महिला युगल का महिला का जो महिला युगल है उसका विजेता कौन है, जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद जो भारत रत्न दिए जाते हैं या आपके बहुत सारे मैगसेसे से अवार्ड दिए जाते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो हॉट टॉपिक होता है, या भारत के राष्ट्रपति कहाँ पे गए हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ पे गए, वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ की मुद्रा क्या है, वहाँ के जो लोग आए, यानी कि वहाँ के अगर कोई राष्ट्रपति आए, फॉरेन के कोई राष्ट्रपति आए, तो उनके बारे में पूछा जाएगा कि वो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, या पूछा जाएगा कि उनकी मुद्रा क्या है। इस तरह से जो करंट बनते हैं इसी तरह के टॉपिक से बनते हैं, जो कि 4 नंबर के ये पूछे जाएंगे। तो यानी कि अगर करंट पे ध्यान नहीं भी देते हैं तो आपके 8 तो ये जो हल्के वाले पूछे जाएंगे उसमें तो 4 कर ही लेंगे। यानी कि टोटल अगर आप एफर्ट करते हैं तो ईजी से स्मार्ट तरीके से आपके 70 आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अगर पढ़ते हैं तो, कि सिलेक्टिव टॉपिक पढ़ते हैं तो मैंने बताया। देखिए करंट के लिए मैं बता दूंगा, अभी आपको करंट में नहीं उलझना, क्योंकि करंट अगर अभी से पढ़ते हैं तो अभी आपका वो हिस्ट्री बन जाएगा। अगर अभी करंट पढ़ते हैं तो वो आपका हिस्ट्री बन जाएगा। और करंट का एग्जैक्ट मैं रेलवे का जो रूल है, रेलवे कैसे करंट पूछता है वो मैं समझ चुका हूँ। तो करंट के लिए आपको कुछ भी ध्यान नहीं देना, आप बेसिक चीज़ें, अगर ग्रुप डी का ये मेरा जो वीडियो है फुल्ली ग्रुप डी पे डेडिकेटेड है, तो अगर आप ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो जो मैं बता रहा हूँ वो कीजिए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो आप 1 घंटा से 2 घंटा से 1.5 घंटा मैथ्स और रीजनिंग पे दीजिए। दोनों के लिए 1.5 घंटा मैक्सिमम, 1.5 घंटा मैक्सिमम है जो आप मैथ्स रीजनिंग पे दीजिए। और मिनिमम 2 घंटा आप किस पे दीजिए, आप साइंस पे दीजिए। ठीक है, साइंस पे ये दोनों, ये 2 टॉपिक ये हो गया और ये 3 टॉपिक। करंट आप भूल जाइए कि हमको करंट पढ़ना है। करंट मैं गारंटी लेता हूँ, आप मुझ पे विश्वास कीजिए, करंट में आपके जो 12 क्वेश्चन होते हैं उसमें से 8 मैं आपको गारंटी करा दूंगा। ठीक है, तो करंट आप भूल जाइए कि जब भी आपके नोटिफिकेशन जारी हो जाएंगे, कब एग्ज़ाम होंगे, तब मैं करंट पे वीडियो बनाऊंगा और एग्जैक्ट टॉपिक बताऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग करंट पढ़ना है। अभी फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना करंट पढ़ के। ठीक है ना, अगर आप पढ़ना चाहते हैं अच्छी बात है, लेकिन ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि सिलेक्शन का एक स्मार्ट तरीका मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो ये आपके जो 1.5 जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 1.5 घंटा आपको मैथ्स रीजनिंग पे देना है। डेली दीजिएगा, एक आध दिन छूट जाएगा तो चलता है क्योंकि संडे वगैरह का मस्ती हो जाता है या जो भी हो। ठीक है, लेकिन 2 घंटे आप साइंस पे देंगे ना तो आपका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। अरे 2 घंटे में 6ठी की बुक को तो ऐसे ही निपटा देंगे, 1-2 दिन में पढ़ के निपटा देंगे, लेकिन आपको सीरियसली पढ़ना है, एक लाइन बाय लाइन पढ़ना है। एक दिन में एक ही चैप्टर निपटे मंजूर है क्योंकि टाइम बहुत है, लेकिन आपको एक चैप्टर में एकदम से एक एक पॉइंट समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो गूगल की मदद लीजिए। ऐसा नहीं है अच्छा छोटी सी बुक है, 6ठा की तो बुक है, 1-1 घंटा में निपटा दिए और उसमें जो अंदर की बात है वो छूट गया। आप कहेंगे कि तो मैंने तो पढ़ लिया, लेकिन वैसे नहीं पढ़नी है, एक एक पॉइंट पढ़नी है। ठीक है, तो ये तो हो गया एवरेज बच्चों के लिए कि इतना टाइम, यानी कि 3.5 घंटा भी अगर डेली आप पढ़ते हैं तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अब बात कर लेते हैं जो कि कमज़ोर बच्चे हैं, क्योंकि ग्रुप डी में तो बहुत सारे लोग हैं जो कि कमज़ोर ही होते हैं, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक दिमाग में बैठेगा कि हम कमज़ोर हैं। तो उनके लिए मैं बताता हूँ। देखिए 1 घंटा आप रीजनिंग पे दिएगा, 1 से 1.25 घंटा आप रीजनिंग पे दीजिएगा, क्योंकि रीजनिंग 30 नंबर का है। और इस दरमियान किस पे फोकस करना है, जो आपका वीक पोर्शन है, जैसे असर्शन रीजन का है, जैसे सैलोलिज्म का है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो कि आपको लगता होगा कि ये मेरे लिए कमज़ोर है, तो उस पर आपको फोकस करना है। यानी कि 1 से 1.5 घंटा आपको मिनिमम देना है। कमज़ोर है क्योंकि आप अपने आप को कमज़ोर मान रहे हैं, इसलिए 1.5 घंटा देना है। और 1.5 घंटा आपको मैथ्स पे देना है, क्योंकि आप कमज़ोर हैं तो मैथ्स में भी थोड़ा सा वीक होंगे, तो 1.5 घंटा यानी कि 3 घंटा। और यहाँ पे साइंस के लिए आपको 2 से 2.5 घंटा देना है, तो यानी कि 3 2 5, यानी कि 6 घंटा आपको पढ़ना है मिनिमम। ठीक है, मिनिमम क्या मैक्सिमम हो गया, 6 घंटा अगर आप पढ़ते हैं, कमज़ोर हैं तब। अगर एवरेज हैं तो 2.5 से 3 घंटा में ही काम चल जाएगा। अगर आप स्मार्ट हैं, यानी कि आपका सिलेक्शन बस कुछ ही कारणों से हुआ है, मतलब कि नहीं हुआ है, पिछली बार आपका सिलेक्शन हो जाता, बस हो सकता है आपकी तबीयत ख़राब हो या किसी कारण वजह से आप तेज़ हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको मैं सिर्फ बताता हूँ कि आप मैथ्स छोड़ दीजिए, क्योंकि मैथ्स आपका
ठीक ठाक ही होगा और आप जानते भी होंगे कि किस लेवल का पूछा जाता है। रीजनिंग कभी कभी सप्ताह में 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आधा आधा घंटा या 1-1 घंटा। आप साइंस पे फोकस कीजिए क्योंकि ये आपको एनटीपीसी की ओर भी ले जाएगा, ठीक है ना। तो साइंस पे जितना फोकस कीजिएगा, जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप साइंस पे रोज़ाना 1 घंटा फोकस कीजिएगा। तो साइंस पे 1 घंटा और 1 घंटा आप अगर कभी कभी मन हो जाए तो रीजनिंग, यानी कि आप अगर तेज़ हैं, आपका सिलेक्शन होने वाला था, तो अगर आप डेली 1 से 1.5 घंटा पढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि मैंने तीनों कैटेगरी वाले बच्चे को मतलब कि सजेशन दे दिया कि जो एवरेज वाले बच्चे हैं, जो कमज़ोर बच्चे हैं और जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे हैं, यानी कि सिलेक्शन लेने वाले यानी कि पिछली बार किसी वजह से छूट गया, यानी कि तेज़ बच्चे हैं, तो उनकी प्रॉपर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किस तरह से वो अपना ड्यूरेशन बांट सकते हैं, ठीक है। और भी आपको लगे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और ये जो वीडियो है कम से कम तो 8000 व्यूज़ होनी चाहिए, क्योंकि देखिए मेहनत लगता है भाई। देखिए अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे पसीने छूट रहे हैं आपसे मतलब बातें करने के लिए या वीडियो बनाने के लिए फ़ैन वगैरह सब ऑफ़ करना पड़ता है, और यहाँ पे नॉइजेज वगैरह भी होता है, तो थोड़ा सा रूम वगैरह का यहाँ पे देखिएगा नॉइजेज आ रही होगी, तो ये सब तो प्रॉब्लम होती है। फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। यहाँ पे बोर्ड वगैरह भी नहीं है, जो कि मैं शुरू में बोर्ड पे पढ़ा रहा था, तो थोड़ा सा अरेंज करने में टाइम लगेगा। हो सकता है कि मैं कुछ समय के बाद रूम वगैरह चेंज करूँ, फ्लैट वगैरह लूँ, तो चीज़ें मतलब कि अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपके लिए जब भी आप चाहें, जिस टॉपिक पे चाहें उस पर मैं वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो अगर ये 8000 व्यूज़ पहुँच जाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं बना दूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।